हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको एरिल हैलाइडों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती हैं, ठीक है। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, इसके पीछे भी मैंने आपको कारण बताया था। और ये भी बताया था कि ऑर्थो और पैरा में से मुख्य उत्पाद आपका पैरा होता है और क्यों होता है, बताया था। तो आज हम उन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के यहाँ पर उदाहरण हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना हमें खाली जो भी अभिकर्मक दिया जाए उसमें से इलेक्ट्रोफाइल का पता लगाना है, यानी कि प्लस माइनस में टुकड़े कर देना है। तो प्लस वाला जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, प्लस वाला ग्रुप आपको बेंजीन वलय के ऑर्थो और पैरा पर जोड़ देना है, ठीक है। तो आज हम वो सारी अभिक्रिया यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण देखते हैं। एरिल हैलाइड कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। इसमें पहला है बच्चों सल्फोनीकरण। नाम से पता लग रहा है सल्फोनीकरण, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। तो आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा, सल्फोनिक अम्ल SO3H, इसका नाम है सल्फोनिक अम्ल। तो बच्चों आपको सल्फोनिक अम्ल को जोड़ना है, और कहां जोड़ना है, ऑर्थो और पैरा पर। रिएक्शन किसके साथ होगी देखते हैं। तो रिएक्शन देखो, दिस इज द क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं हम। क्लोरोबेंजीन बेस्ट एग्जांपल है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं, कंसंट्रेट H2SO4, ये है कंसंट्रेट H2SO4। जब कंसंट्रेट H2SO4 से कराओगे या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराओगे, तब इसमें से SO3H आपका निकलेगा और वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ से OH और इधर से कहीं से भी जो H निकलेगा वो दोनों मिलकर H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, तो यहाँ से बाहर निकलता है H2O और आपका SO3H ग्रुप, कौन सा ग्रुप बच्चों, देखो SO3H। ध्यान रखना, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो ये ऐसे होता है। तो यहाँ से तो OH निकलेगा, SO3H ग्रुप सल्फोनिक अम्ल होगा, और इधर से जहां भी ये जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पर, वहां से H निकलेगा। H और OH मिलकर आपका H2O बना देंगे। तो ये रहा आपका SO3H, ये आपका ऑर्थो और पैरा पर आपको जोड़ देना है। दिस इज द सल्फोनिक ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। इसका नाम है ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। याद रखेंगे, ऑर्थो क्लोरो है और ये आपका क्या बन जाएगा, पैरा क्लोरो। आगे पूरा नाम लिख लेंगे, पूरा नाम लिखना पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। तो मुख्य उत्पाद आपका, मुख्य उत्पाद यही होगा पैरा वाला। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया क्यों होगा। साथ में आपके क्या निकला था, यहाँ पर H2O निकला है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों, इस रिएक्शन को बोलते हैं सल्फोनीकरण। नाम से पता लगा है सल्फोनीकरण। तो सेकंड रिएक्शंस, अगर हम बात करें, सेकंड रिएक्शन है यहाँ पर नाइट्रीकरण। सेकंड होगी नाइट्रीकरण। तो इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पर कौन जुड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप। तो जब भी नाइट्रीकरण बोला जाए तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा, नाइट्रो ग्रुप NO2+ वाला, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर SO3+ वाला होता है, समझ गए। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर होगा नाइट्रो समूह, इसको बोलते हैं नाइट्रो समूह, ठीक है बच्चों। तो ये नाइट्रो समूह आपका किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करेगा। चलिए देखते हैं रिएक्शन किससे कराते हैं। तो नाइट्रीकरण में रिएक्शन कराया जाता है द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एंड कंसंट्रेट HNO3। द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल और सांद्र। कंसंट्रेट का मतलब होता है सांद्र, मैं हिंदी में लिख देता हूं, याद रखेंगे। सांद्र H2SO4, यहाँ भी सांद्र H2SO4 लेना ही है, साथ में सांद्र नाइट्रिक अम्ल भी लेना है,
ठीक है, शांत H2SO4 शांत नाइट्रिक अम्ल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल शांत नाइट्रिक अम्ल, दोनों के मिक्सचर से रिएक्शन कराते हैं। तो दोनों की मिक्सचर को से यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, NO2 ग्रुप मिलेगा। याद रखना H2O बाहर निकलेगा। तो आपका यहाँ भी बच्चों क्या बाहर निकलता है, H2O, यहाँ से भी H2O बाहर निकलेगा। आपका NO2 वही दो पोजीशन पर जुड़ेगा, एक तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। नाम आपको लिखना है, नाम आप सभी को लिखना है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। मैं इसका नाम लिख देता हूं, इसका लिख लेना ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ओके। तो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये कौन सा था, दिस इज द ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये आपका होगा बच्चों मुख्य उत्पाद। ये क्या होगा, मुख्य उत्पाद, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई नाइट्रीकरण। ये सारी रिएक्शन हम जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। अंडरस्टैंड। चलिए और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हेलोजनीकरण। तीसरा हम पढ़ते हैं हेलोजनीकरण। तो सल्फोनीकरण हो गया, अब हम पढ़ते हैं हेलोजनीकरण। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत सारी हो सकती है, ओके। चलो, तो नेक्स्ट सी है आपका हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण सी, हेलोजनीकरण, इसका मतलब हम यहां पर हेलोजन ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा, यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा X, और जिसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, याद रखेंगे। तो ये आपका हेलोजनीकरण की तरह काम करेगा। तो चलिए, इसमें आपका हेलोजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। तो ये बड़ी बड़ी दिक्कत आती है, सर हेलोजन भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। मैंने बताया था FeCl3 या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में सारी रिएक्शंस हो रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये रहा आपके पास क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैं Cl2 से करा रहा हूं, ठीक है। Cl2 इट मींस ClCl, याद है Cl2। तो या तो Cl2 लिखो या Cl बॉन्ड Cl लिख दो। इसकी रिएक्शन होती है वही FeCl3 की प्रेजेंस में, या आप AlCl3, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। शुष्क यानी कि निर्जल ले सकते हो, अंडरस्टैंड। तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, FeCl3 ले सकते हो या AlCl3 आप यहाँ पर ले सकते हो। तो आपका पॉजिटिव वाला, एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव वाला अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पर, तो यहां से बच्चों आपके पास साथ में निकलता है माइनस का HCl, क्योंकि एक Cl H प्लस को लेकर जाएगा जहां से भी जुड़ेगा। तो आपके पास क्या बनता है, ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो, ठीक है। इस एक बनेगा पैरा। मुख्य उत्पाद कौन सा होगा बच्चों, मुख्य उत्पाद आपका पैरा वाला ही होगा। तो ये आपका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ओके। साथ में आपका HCl निकलता है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, मुख्य उत्पाद हमारा हमेशा पैरा वाला ही होता है, ये आपको याद रखना है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रिएक्शन है डी, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अगर आप एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हो, कोई सा भी मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल कोई सा ग्रुप जोड़ रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। बेंजीन रिंग पर, बेंजीन वलय पर अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट। अगर बेंजीन रिंग पर निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण तो दो तरह की होती है, तो हम यहां पढ़ रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किलीकरण इसका मतलब यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा, यहां पर आपका ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है एल्किल समूह। कौन होता है बच्चों, एल्किल समूह, है ना। कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं है मिथाइल ही हो, जरूरी नहीं है एथाइल हो, कोई सा भी हो सकता है। तो मैं कोई सा भी लूंगा, ध्यान रखना। तो अगर आपको टोलुइन बनाना है तो मिथाइल ले लेना, अगर आपको क्या बनाना है, एथिल बेंजीन बनाना है तो एथाइल ले लेना, आपको क्यूमीन बनाना है आइसोप्रोपाइल ले लेना, तो आप कुछ भी ले सकते हो। ये ध्यान है, अगर आप जिस प्रकार का एल्किल हैलाइड यहाँ पर लोगे
वो एल्किल ग्रुप पूरा की पूरा किससे जुड़ जाता है, वो एल्किल ग्रुप पूरा की पूरा बेंजीन वाले से जुड़ जाता है। लेकिन कहां से जुड़ेगा, जहां से हेलोजन जुड़ा हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखिए, जहां से हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। मैंने इसकी रिएक्शन आप कहो जिससे, मैं एक काम करता हूँ एथाइल या मिथाइल क्लोराइड से ही ले लेता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है मैंने मिथाइल लिया अभी मिथाइल लो, कोई सा भी ले सकते हो। तो हम जानते हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, मिथाइल ग्रुप। ये रिएक्शन होती है निर्जल, निर्जल को शुष्क भी लिख सकते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। टेम्परेचर देते हैं, कुछ नहीं होता। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, ये तो कल भी बताई थी मैंने आपको। तो टोलुइन डेरिवेटिव्स यहाँ पर बन जाते हैं। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एक बन जाता है पैरा क्लोरोटोलुइन, पहले नाम लिखा दिया था मैंने इसका रिएक्शन में कल इसकी मैकेनिज्म पढ़ी थी हमने। मुख्य उत्पाद हमारे पास यही होता है पैरा वाला, कल मैंने नाम लिखा दिया था। इट मीन्स कल लास्ट क्लास के अंदर, जब लास्ट क्लास मैंने आपको ली थी, मैंने इसका नाम लिखा दिया था। साथ में क्या निकलता है, यहाँ पर साथ में निकलता है HCl। ठीक है, तो बच्चों ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, बिकॉज यहाँ पर एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है। लेकिन इसी का अगर मैं बात करूं एसिटिलीकरण, इसी में अगर मैं बात करूं, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहाँ पर एसिटिल समूह कौन होगा बच्चों, एसिटिल समूह आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण में चलो मैं बना देता हूँ। ये भी आपकी क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा रहा हूँ, CH3C+O Cl। ये एसिटिल समूह होता है आपका, ये समूह एसिटिल समूह होता है। दिस इज एसिटिल, पूरा का नाम है एसिटिल क्लोराइड, इस पूरे का नाम है एसिटिल क्लोराइड। और इसके अंदर एसिटिल समूह कौन सा है, ये जो मैंने राउंड मार्क किया है। और ये आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल आपका ये है, ध्यान रखेंगे। तो अटैच आपको यहां से करना है ऑर्थो और पैरा पर। ये रिएक्शन भी किसकी उपस्थिति में होती है, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। हल्का सा गर्म करेंगे, वही HCl बाहर निकलेगा, यहाँ भी माइनस का HCl। बच्चों बनेगा क्या, बनेगा क्या, सोचो क्या बनेगा कि बेंजीन वाले की ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ना है, एक तो C+O CH3, एक पैरा पोजीशन पर जोड़ना है। देखो मैं जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। एक तो ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो का मतलब पास पास वाले 1,4 पर बता रखा है मैंने आपको। तो ये मैंने क्लोरीन जैसे यहाँ जोड़ दिया, तो इसके पास यहाँ आ जाएगा C+O CH3। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ने आड़ा कैसे लिख दिया ना। देखो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको देखनी है पास पास वाली। देखो मैं इसको 1 मानूं तो 1 2, तो 1 2 पोजीशन मैंने कहा था ऑर्थो होती है 1 के रिस्पेक्ट में 2। तो दिस इज ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसका, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, फिनोन। क्या नाम है इसका, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, इसका क्या नाम बच्चों, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। इसका सेकंड बनता है, अब देखो मैं यहां पर जोड़ देता हूं पैरा, पैरा का मतलब आमने सामने क्वेश्चन, दिस इज द पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, आमने सामने क्वेश्चन पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये है आपका पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। आप मेरे वर्ड पे सुन ले, और अगर आपको दिख नहीं रहा तो मुंह से बोल रहा हूं मैं, इसका नाम है पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, लिख लेना इसके नीचे एसिटोफिनोन, नोन नैनल का। ठीक है, और यही आपका क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है। तो इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। क्या नाम है इस रिएक्शन का, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह की रिएक्शन होती है, ये हमेशा बेंजीन रिंग पर होती है, हमेशा लेविस एसिड लुईस अम्ल की प्रेजेंस में होती है। एल्किल समूह अगर आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम कर रहा है, जुड़ रहा है, तो वो एल्किलीकरण कहलाएगा। जिसमें मैथिल जुड़ा है तो मैथिलीकरण, एथिल जुड़ा है एथिलीकरण बोल सकते हो आप इसको। एसिटिलीकरण में एसिडिल ग्रुप जुड़ता है एसिटिल क्लोराइड से निकलकर,
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। पैरा वाला हमेशा क्या होगा, मेजर होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट की एक रिएक्शन में आपको बेंजीन रिंग के साथ में करा देता हूं। देखो फ्रीडल क्राफ्ट ये भी है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट हमेशा बेंजीन रिंग पर होती है ना, तो इससे क्यूमिंग बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनेगी, इसलिए मैं करा देता हूं। नीट में आया था क्वेश्चन। तो फ्रीडल क्राफ्ट बेंजीन रिंग पर होने वाले रिएक्शन है। ये तो मैं एरिल हैलाइडो की पढ़ा रहा हूँ, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा में आपको बेंजीन रिंग की फ्रीडल क्राफ्टिंग में करा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है बेंजीन रिंग पर, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक है। अभी तो मैंने एरिल हैलाइडो की कराई थी, अब मैं बेंजीन रिंग की करा रहा हूं। दिस इज द बेंजीन, ये बेंजीन है। अब इस पे कोई और तो कोई पैरा नहीं है, ध्यान रखेंगे। और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी CH3 Cl CH3, ठीक है। यहां Cl दूसरे नंबर के कार्बन पे जुड़ रहा है, ध्यान रखिए। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट होगा तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव, ध्यान रखेंगे। यानी कि आपका पॉजिटिव इस पर है तो यहां से आपको बेंजीन पे जोड़ना है। तो ये रिएक्शन वही निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। अब बच्चों मुझे एक बार बताओ, क्या इसमें बेंजीन रिंग पर, बेंजीन वाले पर कोई ऑर्थो पैरा पोजीशन होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही कोई भी ग्रुप यहाँ पर अटैच नहीं है। अगर बेंजीन रिंग पर पहले से ही कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, पहले से रिएक्शन से पहले, तब तो हम उसको ऑर्थो पैरा चेक करेंगे कि भाई ये ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, अंडरस्टैंड। लेकिन पहले से अगर कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है तो किसी भी पोजीशन पर आप आपका इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकते हो, अंडरस्टैंड, किसी भी पोजीशन पर, क्योंकि बेंजीन की सारी पोजीशन इक्वल होती है। तो ये बेंजीन बनाई मैंने, किसी भी पोजीशन पर मुझे क्या जोड़ना है, मुझे जोड़ना है इस प्लस की तरफ से, इस कार्बन को जोड़ना है। तो देखो CH जोड़ दिया, इस पर 2 CH3 है, ये एक CH3 और एक ऊपर लगा दो या इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर आप यहाँ तो इसमें तो इधर लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। वैलेंसी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी पर किधर भी किसी को लिख दो, ओके। तो दिस इज द आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन। अब जहां ये जुड़ा है वहां से H निकला होगा, वो H और Cl दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, HCl। और इसी का दूसरा नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमीन। क्या नाम है इसका दूसरा, क्यूमीन, जिससे हम फिनोल बनाएंगे आगे रिएक्शनों में, अंडरस्टैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूमीन, याद रख लेना इसको, ठीक है। बोलो यस और नो। तो इस तरीके से बच्चों आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण बेंजीन का भी आप करा सकते हो, ठीक है। अगर आपको एसीटोफिनोल बनाना है बेंजीन से, किससे बनाना है, बेंजीन से, तो कुछ मत करो, एसिटिल क्लोराइड रिएक्शन करा दो बेंजीन से, एसीटोफिनोल बन जाएगा, ओके। तो ये सारी की सारी हो गई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन नंबर 2। याद है मैंने बताया था कि एरिल हैलाइड 4 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं। पहली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि हमने पढ़ ली। दूसरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो एरिल हैलाइडों की धातुओं के साथ अभिक्रिया नंबर 2, एरिल हैलाइडों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों एरिल हैलाइड कैसे कैसे धातुओं के साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। अगर आपने एल्किल हैलाइडों की धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ी है तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर 2 है आपका एरिल हैलाइडों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। एरिल हैलाइडों की धातुओं के साथ, किसके साथ बच्चों, धातुओं के साथ अभिक्रिया। चलो इसमें पहला पढ़ते हैं अपन, फर्स्ट F और एप्पल ले लेता हूं, सोडियम के साथ, Na धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ हम इजीली जानते हैं, ये मैंने वहां पर करा दी थी आपको। एरिल हैलाइड है, 2 मोल ले लो, दिस इज द एराइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड है, इसके 2 मोल लेंगे, 2 मोल सोडियम, एक और एराइल हैलाइड ले लो, ठीक है। क्या करें, 2 मोल सोडियम है, आप सबको पता है दिस इज द फिटेग रिएक्शन,
याद है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती, सबको पता होगा। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में हुई थी रिएक्शन, तो आपके पास बाइफेनिल बना था। ठीक है, इसको हम बाइफेनिल या डाइफेनिल बोलते हैं। ओके, बाइफेनिल या डाइफेनिल भी बोल सकते हैं इसको अपन। साथ में आपके पास निकलेगा 2NaX, और इस अभिक्रिया का नाम है बच्चों, अच्छा ये कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना X की जगह। इस अभिक्रिया का नाम है फिटिग अभिक्रिया, फिटिग अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट आती है इसी में एक ही पार्ट है। अगर मैं बात करूं, एक रिएक्शन और ले लेते हैं, दूसरी, एक तो फिटिग हो गई, और इसी में अगर मैंने एक तरफ तो लिया एरिल हैलाइड और दूसरी तरफ ले लेता हूं एल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो इससे भी आप मेथाइल बेंजीन एथाइल एल्काइल बेंजीन प्राप्त कर सकते हो। रिएक्शन वही शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होगी। इस रिएक्शन को बोला था हमने वुड्स फिटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स फिटिंग। क्या बोलेंगे इसको? फिटिंग भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वुड्स फिटिंग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या होगा इसके अंदर? वही 2 मोल NaX बाहर निकलेगा, एल्काइल ग्रुप सीधा सीधा बेंजीन से जुड़ जाएगा, इसका मतलब एल्काइल बेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगा, एल्किल बेंजीन। मिथाइल हुआ तो मिथाइल बेंजीन, एथाइल हुआ तो एथाइल बेंजीन, जो भी आपके पास R यहां पर होगा वो आपके पास अटैच हो जाएगा, साथ में बन जाएगा 2NaX। तो सोडियम धातु के साथ ये अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, सोडियम धातु के बाद अगला आता है मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके साथ आता है? मैग्नीशियम धातु के साथ। तो बच्चों मैग्नीशियम धातु के साथ ये जो अभिक्रिया दर्शाता है वो ग्रिग्नार रिएजेंट बनाता है, और ये अभिक्रिया THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में होती है। चलो मैं लिख देता हूं, नीचे करवा देता हूं। सेकंड है A के बाद B, मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ ये भी आपने करवाई है, सबने करवाई है। ठीक है, ये रहा आपके पास एरिल हैलाइड, बड़ा सिंपल है, दिस इज द एराइल हैलाइड, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मोस्टली यहाँ पर आयोडीन रिएक्टिव होता है, इसलिए मोस्टली यहाँ पर आयोडीन लेते हैं। ये रिएक्शन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, या फिर आप लिख सकते हो, वही ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार रिएजेंट बन जाएगा, एरिल मैग्नीशियम आयोडाइड, एरिल मैग्नीशियम आयोडाइड, और इसे ही हम ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, यही आपका ग्रिग्नार अभिकर्मक है, कुछ नहीं होगा, Mg इनके बीच में आ जाएगा, ध्यान रखना, ये बॉन्ड तोड़ेगा बीच में, Mg की वैलेंसी 2 होती है, ध्यान रखेंगे इसको। तो Br के साथ भी करा सकते हो, क्लोरीन के साथ भी करा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर कोई सा भी हैलोजन आ जाए, लेकिन ज्यादातर रिएक्टिव कौन होगा? I। ओके, आयोडाइड। तो मैग्नीशियम के साथ हो गई। थर्ड रिएक्शन आती है कॉपर के साथ। किसके साथ आती है? कॉपर के साथ। तो रिएक्शन C, कॉपर के साथ। चलिए, अगला है C आपका कॉपर धातु के साथ। देखो, कॉपर धातु के साथ इस अभिक्रिया को बोलते हैं उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, बोर्ड में पूछी गई है, 3 स्टार डाल देना। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उल्मान अभिक्रिया। तो आपको यहाँ आयोडोबेंजीन लेना है। देखो नेम रिएक्शन है इसलिए फिक्स है, और कोई सा नहीं लेना आपको। आयोडोबेंजीन लेना है, 2Cu लेना है, 2 मोल कॉपर के लेने हैं, आयोडोबेंजीन ही करवानी है, आयोडोबेंजीन के अलावा और कुछ नहीं ले सकते, बिकॉज ये नेम रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें आपको आयोडोबेंजीन ही लेना है, कुछ नहीं करना इसको, कोई ड्राई ईथर की जरूरत नहीं है। आप इसको गर्म कर दो, गर्म करोगे तो ऑटोमेटिक 2CuI आपका बाहर निकल जाएगा, और आपके पास बन जाएगा बाइफेनिल। सेम रिएक्शन, बहुत इजी है, दिस इज द बाइफेनिल एंड 2Cu
आई आपके पास क्यूप्रस आयोडाइड आपको बाहर निकल जाएगा। दिस इज द बाइफेनिल और इस रिएक्शन का नाम है बच्चों उल्मान अभिक्रिया, जो कि बोर्ड में सीधी सीधी पूछ जाती है कि उल्मान अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अंडरस्टैंड? उल्मान अभिक्रिया बोलते हैं कॉपर धातु के साथ एरिल हैलाइडों की अभिक्रिया को। अंडरस्टैंड? तो ये आपके धातुओं के साथ अभिक्रिया पूरी हो गई है बच्चों। अब आपका नंबर 3, ये नंबर 2 था, नंबर 3 है अपचयन। अपचयन, और अपचयन के लिए हम जानते हैं किसकी आवश्यकता होती है? अपचायक की। ये नंबर 2 था एरिल हैलाइडों की धातु के साथ अभिक्रिया। अब हम एरिल हैलाइडों का अपचयन करते हैं, तो अपचयन करने के लिए हमें क्या चाहिए? अपचायक। क्या चाहिए? अपचायक। और यहाँ जो अपचायक लिया जाता है वो निकेल और एल्यूमिनियम का मिश्रण लेते हैं हम, है ना? NiAl का मिश्रण, यानी कि मिश्र धातु लेते हैं, निकेल और एल्यूमिनियम मिश्र धातु हम यहाँ लेंगे, वो यहाँ पर अपचायक की तरह काम करेगी और एल्केलाइन मीडियम में हम यहाँ पर अपचयन कराएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका कौन? हेलोबेंजीन। कोई सा भी बेंजीन ले लो, क्लोरीन, और मुझे इसका अपचयन कराना है, तो अपचयन के लिए 2 हाइड्रोजन NiAl निकेल और एल्युमिनियम का मिश्रण मैंने ले लिया, और एक्वस NaOH मीडियम हम यहाँ ले लेते हैं, क्षारीय माध्यम। तो अब यहाँ पर जब रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों सीधी सीधी देखो, अपचयन मैंने आपको सिखाया था, सिंगल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हाइड्रोजन जोड़ो, तो ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, एक H है, एक H यहाँ, तो बेंजीन पर तो H होता ही है, तो आपके पास यहाँ बेंजीन बन जाएगी। इट मींस अगर आपको एरिल हैलाइड से बेंजीन बनानी है तो आप इजीली उसका क्या कर दो? अपचयन कर दो। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 4। नंबर 4, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दर्शाते हैं, लेकिन बच्चों मैंने कहा था आसानी से नहीं दर्शाते। ठीक है, इसका मतलब इनके लिए कुछ स्पेशल, कुछ विशेष परिस्थितियां होती है ना, तो किसकी उपस्थिति में दर्शाते हैं? देखिए यह है, यानी कि एरिल हैलाइड, ठीक है, एरिल हैलाइड उच्च ताप दाब व उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या दर्शाते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मैं इसको शॉर्ट में SN रिएक्शन लिख रहा हूं ना, SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक ऑफ सब्स्टिट्यूशन। SN बताया था मैंने, SN1 SN2, तो SN एरिल हैलाइड उच्च ताप दाब उत्प्रेरक की उपस्थिति में SN अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है SN, याद रखना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूरा लिखना। तो बच्चों एरिल हैलाइड जो है वो आसानी से नहीं दर्शाते, लेकिन उच्च ताप और दाब की उपस्थिति में दर्शाते हैं। इसके अलावा एक शर्त और होती है। क्या शर्त है? कि अगर एरिल हैलाइडों में बेंजीन वाले पर, ठीक है ना, तो यदि एरिल हैलाइडों में बेंजीन वाले पर, किस पर? बेंजीन वाले मतलब रिंग, बेंजीन वाले पर, यदि एरिल हैलाइडों में बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, है ना, वाले पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, कौन से समूह? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हो तो यह क्या करेगा? आसानी से, आकर्षी का मतलब खींचने वाले, समझ में आ गया? दाता नहीं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन देने वाले, एक होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ठीक है, तो ये समूह अगर जुड़े हों तो यह आसानी से नाभिक स्नेही, कौन सा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शा देते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, तो आसानी से दर्शाएंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होंगे उतना आसानी से अभिक्रिया होगी। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने लिया क्लोरोबेंजीन, है ना, ये मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, ओके, एग्जांपल से हम आसानी समझ सकते हैं। और मैंने इसकी रिएक्शन कराई एक्वस NaOH से। तो बच्चों हम सब जानते हैं, हमने एल्किल हैलाइड में पढ़ा था कि एक्वस NaOH, एक्वस H तो हाइड्रोजन को हटा के OH लगा देते हैं ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई परिस्थिति अभी मैंने दी नहीं है, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी,
लेकिन अगर मैं इसी अभिक्रिया में कोई स्पेशल परिस्थिति डाल दूं, जैसे ये क्लोरोबेंजीन एक्वस NaOH, और मैंने यहाँ डाल दिया, मैंने 623 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर या 623 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर ले लिया, साथ में 300 atm के लगभग प्रेशर ले लिया, साथ में CuCl2 है ना, मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, उत्प्रेरक ले लिया। तो कोई उत्प्रेरक ले लिया, दाब ले लिया, ताप ले लिया, तो ये स्पेशल परिस्थिति हो गई। क्या हो गई ये स्पेशल? तो इस परिस्थिति में ये क्लोरोबेंजीन में से ये क्लोरीन हट जाएगा, OH जुड़ जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, यानी कि आसानी से आपका क्लोरीन निकल सकता है और इसकी जगह OH आ जाएगा, है ना, Cl माइनस निकलेगा, OH माइनस आ जाएगा, यानी कि ये पूरा के पूरा ग्रुप आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और क्या बना देगा साथ में, NaCl। तो ये याद रखोगे आप बच्चों, NaOH था, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका Cl की जगह आ जाएगा, OH हट जाएगा। ठीक है, NaCl बन जाएगा। इट मींस अगर ताप बहुत ज्यादा है, दाब है, उत्प्रेरक है, तो आप आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलोबेंजीन की दर्शा सकते हो। अब बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन कौन से होते हैं। तो इनमें मैं आपको बता देता हूँ, एक तो नाइट्रो समूह हो सकता है, सल्फोनिक समूह हो सकता है, ठीक है, साइनाइड समूह हो सकता है, COOH हो सकता है, आपका एस्टर हो सकता है, ठीक है, आपका कोई भी ग्रुप आपका एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इनमें से कोई सा भी ग्रुप अगर इस बेंजीन रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़े हैं, कौन सी पोजीशन पर, हाँ पोजीशन भी ध्यान रखना, ऑर्थो और पैरा पर, कौन सी पोजीशन में जुड़ेंगे, ऑर्थो और पैरा पर, अंडरस्टैंड। तो जितने ज्यादा ये ग्रुप जुड़े रहेंगे उतनी ही ज्यादा क्रियाशीलता इनकी बढ़ जाएगी, फिर हमें ज्यादा ताप की आवश्यकता नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने 623 लिया, अगर मैं ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और इस पर पहले से ही ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है और मैंने इसकी रिएक्शन कराई एक्वस NaOH से, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन आपको अब इतने ज्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं है, इससे कम तापमान ले लो, 400 से समथिंग आप टेम्परेचर ले सकते हो। तो आप यहाँ पर 400 केल्विन से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, लेकिन 623 से नीचे रहेगा, है ना, 423 से थोड़ा सा ऊपर, 623 की जरूरत नहीं है, 423 से आप थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हो। तो आपका आसानी से हेलोजन हट जाएगा। देखो बच्चों, इसका नाम है फिनोल, ऊपर जो बना है इसका नाम क्या है, फिनोल। हाँ जी, तो OH लग जाएगा, NO2 अपनी जगह रहेगा। दिस इज द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्या नाम है इसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, क्या बन गया आपका, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, साथ में आपका NaCl बन जाएगा। अब जितने ज्यादा NO2 ग्रुप जुड़े रहेंगे उतने कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी और धीरे धीरे आप रूम टेम्परेचर पर ही इस रिएक्शन को कर सकते हो। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जितने ज्यादा जुड़े होंगे रिएक्शन उतनी ही फास्ट और उतनी ही कम परिस्थितियों में संपन्न हो जाएगी। तो मैं एक और करके दिखाता हूं। तो यहां से अब मैं अगर रिएक्शन कराऊं, ये तो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बन गया, ठीक है। चलो एक और रिएक्शन ले लेते हैं ताकि और इजी हो जाए आपको। ये आपका फिर से क्लोरो, अब मैं क्या करता हूं, दो नाइट्रो ग्रुप ले लिए मैंने, एक ऑर्थो पर एक पैरा पर। तो बच्चों और रिएक्शन इजी हो जाएगी। एक्वस NaOH ले लिया मैंने। अब मुझे 400 केल्विन से ज्यादा की जरूरत नहीं है, मुझे 323 केल्विन से थोड़ा सा या 300 से ऊपर केल्विन यहाँ पर चाहिए। ओके, बोलो यस और नो। तो आपका इजीली ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल बन जाएगा, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल, ठीक है। NO2 अपनी जगह रहेंगे, केवल Cl को हटाना है और OH को लगाना है सीधा सीधा, ठीक है। तो आपके पास बन गया बच्चों ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल। दिस इज द ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल। अगला अगर हम बात करें, इसका नाम एक और रख सकते हो आप, 1 2 3 4, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल भी आप इसको कह सकते हो। ओके,
नेक्स्ट अगर मैं इसी की रिएक्शन, अब मैं यहाँ पर 3 ले लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3 नाइट्रो ग्रुप जोड़ दूं तो जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप जुड़ते जाते हैं, जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैच होते हैं, तो यहाँ पर आप ऑलमोस्ट 373 नहीं, यहाँ 323 से ऊपर है, यहाँ ऑलमोस्ट 300 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी कि रूम टेम्परेचर हो गया ऑलमोस्ट, ये रिएक्शन हो जाएगी और आपका जो है वो सीधा सीधा बन जाएगा बच्चों ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, साथ में आपका बाहर निकलेगा NaCl। इस 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि सारे नाइट्रोफिनॉलों में सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर का होता है। आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर का होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। दिस इज द 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है पिक्रिक अम्ल। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल का सूत्र पूछ सकता है, पिक्रिक अम्ल अत्यधिक अम्लीय होता है, इसका कारण पूछ सकता है। उसका कारण यही है कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर लगे होते हैं, जो कि फिनोल की अम्लीयता को बढ़ाते हैं। ध्यान रखोगे, इसलिए पिक्रिक अम्ल सबसे ज्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। तो बच्चों ये सारे के सारे आपने देखा कि जैसे जैसे आप NO2 ग्रुप बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे यहाँ पर तापमान कम होता जा रहा था। इट मींस रिएक्शन आसानी से हो रही थी। तो ये ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर ही होता है 300 केल्विन टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ से अगर हमने बात सीखी है कि अगर आपके नाइट्रो ग्रुप या कोई सा भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित ग्रुप बेंजीन वाले पर, एरिल हैलाइडों की बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ है, तो अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से हो सकती है, ठीक है। अब रिएक्शन आती है इसी में सेकंड, है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सेकंड रिएक्शन में करा देता हूं अमोनिया के साथ। किसके साथ बच्चों, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दें। अभी हमने किसके साथ कराई है, एक्वस NaOH के साथ कराई है। अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन कराऊं तो चलिए अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अगली रिएक्शन है इसी में सेकंड मान लो, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ। अभी हमने एक्वस NaOH के साथ कराई थी, जिसे हम कहते हैं क्षारीय जल अपघटन, है ना। अब अमोनिया के साथ करा रहे हैं, तो 2 मोल मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, क्लोरोबेंजीन ले लेता हूँ 2 मोल, साथ में 2 मोल मैं NH3 ले लेता हूँ। अमोनिया के भी 2 मोल ले लिए। ये रिएक्शन वही क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 475 के समथिंग यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए, और इसमें आपको हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब भी चाहिए, ठीक है। तो 2 मोल NH3 में से 1 H 1 Cl, HCl बना देगा 2 मोल अमोनिया, यानी कि एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनिलीन। साथ में आपके पास Cu2 और Cl2, Cu2 Cl2 बनेगा, और साथ में आपके पास वाटर यानी कि H2O बनेगा। इसी के साथ तीसरी रिएक्शन इसी में हमने अमोनिया के साथ पढ़ाई है। अगर हम क्यूप्रस साइनाइड के साथ करा दे, CuCN के साथ क्यूप्रस साइनाइड, तो कराओ। ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है 2 मोल, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम 2 मोल CuCN कॉपर साइनाइड। कॉपर साइनाइड के साथ वही 475 केल्विन टेम्परेचर, CN जुड़ जाएगा, CuCl2 बाहर आ जाएगा, तो बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। दिस इज द एनिलीन, इसको एनिलीन बोलते हैं ऊपर वाले को, है ना। और यहाँ पर बेंजोनाइट्राइल, इसको क्या बोलेंगे, बेंजोनाइट्राइल, याद रखना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अगर बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा वही 2 मोल, और आपको साथ में ऑक्टेन होगा बच्चों Cu2Cl। तो ये आपका हो गया इस चैप्टर का दी एंड। लेकिन बच्चों इसी के साथ बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं इस चैप्टर के, कि सर विच वन इज मोर रिएक्टिव, कि ज्यादा क्रियाशील कौन होगा। मान लो हमें क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो क्रियाशीलता के ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन है वो शेष रह जाते हैं। चैप्टर फिनिश है, बस अब कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है पूरे चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले बात करी थी हमने एल्किल हैलाइडों की,
एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों की बात करें, है ना, दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? एल्किल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा या एरिल हैलाइड? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। ठीक है, हम बात किसके लिए कर रहे हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम कि कौन ज्यादा क्रियाशील होगा। पहले हम कंपैरिजन कर रहे हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड। चलो इन दोनों की बात करते हैं ना बच्चों। केवल थ्योरेटिकल समझना है, चैप्टर फिनिश हो गया है, केवल थ्योरेटिकल समझना है, ध्यान समझना है। एल्किल हैलाइडों में RX, एरिल हैलाइडों में बेंजीन और X लिखते हैं कि नहीं लिखते? बोलो यस और नो। ऐसे लिखते हैं। देखो एल्किल हैलाइडों में CX बंध अधिक ध्रुवीय होता है, अधिक ध्रुवीय। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी C होगा, यहां पर कुछ भी R, ये आपका कार्बन sp3 होगा और यहां ये कार्बन आपका sp2 होगा। दूसरा, ये लोन पेयर अनुनाद में भाग लेते हैं जिसकी वजह से इस पर आंशिक द्विबंध के गुण आते हैं। अनुनाद के कारण, किसके कारण? अनुनाद के कारण CX बंध में क्या आ जाते हैं? आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, द्विबंध के गुण आते हैं, जिससे बंध लंबाई, बंध लंबाई क्या हो जाएगी? घट जाती है। ठीक है, अनुनाद की वजह से देखो ये लोन पेयर इस पे जाएगा तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो ये जो CX बंध है इसमें आंशिक द्विबंध के गुण आ जाएंगे। आंशिक द्विबंध आ गई तो बंध लंबाई घट जाएगी, इसकी बंध लंबाई क्या होती है? इससे ज्यादा होती है। तो ये बंध लंबाई घट गई, बड़ी मुश्किल से टूटेगा तो कम ध्रुवीय हो जाएगा, कम। समझ गए? एक रीजन तो ये दे सकते हो। दूसरा, ये sp2 से जुड़ा हुआ है, हैलोजन है, दोनों के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर भी क्या होता है? कम होता है। तो ये भी आप बता सकते हो, विद्युत ऋणता का अंतर इसमें कम होता है, इसमें विद्युत ऋणता का, विद्युत ऋणता का अंतर इसमें ज्यादा होता है। तो अधिक ध्रुवीय ये है तो आसानी से ये टूटेगा, आसानी से एक साथ हो जाएगा। इसका मतलब ज्यादा क्रियाशील कौन है? एल्किल हैलाइड। अंडरस्टैंड? तो एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइडों से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइडों में हैलोजन sp3 संकेत कार्बन जुड़ता है जिससे विद्युत ऋणता का अंतर इसमें अत्यधिक होता है और ये बंध अत्यधिक ध्रुवीय होता है। अत्यधिक ध्रुवीय कारण बंध लंबाई भी अत्यधिक होती है, ये भी कह सकते हो। इसमें हैलोजन के लोन पेयर अनुनाद में भाग लेते हैं, अनुनाद के कारण CH बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं जिससे बंध लंबाई घट जाती है, अतः ये कम ध्रुवीय होता है। यही कारण है कि एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइडों से कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अगला सेकंड। अब हम बात करते हैं एल्किल और बेंजीलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड व बेंजिल हैलाइड, बेंजिल दोनों की बात करें तो हम सब जानते हैं SN1 अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बना था। SN1 अभिक्रिया, मध्यवर्ती कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्थायी होता है वो उतना ज्यादा क्रियाशील होता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें एल्किल हैलाइडों में 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? एल्किल हैलाइडों से 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटायन। लेकिन बेंजिलिक हैलाइड से ये होता है बेंजिलिक हैलाइड। इसका जब आप X निकालोगे तो बेंजिलिक कार्बोकेटायन बनता है। कौन सा कार्बोकेटायन बनता है? बेंजिलिक कार्बोकेटायन। और ये कार्बोकेटायन अनुनाद के कारण, किसके कारण बच्चों? अनुनाद के कारण अत्यधिक स्थायी होता है। देखो मैं इसमें अनुनाद करवा सकता हूँ, आप भी करवा सकते हो, मैंने अनुनाद सिखाया है आपको। इसमें अनुनाद आसानी से हो सकता है बेंजिलिक हैलाइड में। देखो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, जैसे ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा पीछे वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, बाकी एज इट इज। बोलो यस और नो। जैसे ही डबल बॉन्ड किस पे गया पीछे वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अनुनाद का संरचना दर्शाएगा। आगे फिर बनाओ, अब ये इधर जाएगा यहाँ धनायन आ जाएगा, फिर ये इधर आएगा यहाँ धनायन आ जाएगा।
कुल मिला के इसकी 5 अनुनादी संरचना बनती है। कितनी बनती है? 5 अनुनादी संरचनाएं। ये आपको बनानी है, ध्यान रखना। तो कितनी अनुनादी संरचना बनती है? टोटल 5। 5 अनुनादी संरचनाओं के कारण ये कार्बोनाइन, इन सारे कार्बोनाइनों से क्या होता है? अत्यधिक स्थायी होता है। इसीलिए जब बेंजीलिक हैलाइड से बनने वाला कार्बोनाइन अत्यधिक स्थायी होता है, और यही कारण है कि ये एल्किल हैलाइडों से बेंजीलिक हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होता है। तो दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन है? बेंजीलिक हैलाइड। याद रखोगे, दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन है? बेंजीलिक हैलाइड। चलो, तो 2 चीज समझ में आ गई। तीसरी की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं वाइनिलिक और एलिलिक। ठीक है, इनमें से कौन ज्यादा क्रियाशील है? वाइनिलिक और एलिलिक, इनमें से ज्यादा क्रियाशील कौन है? तो वही बात बिल्कुल सेम, वाइनिलिक और एलिलिक में भी यही चीज होती है। अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट अगर पता लग गया तो आसानी से चीजें समझ में आने लग जाएगी। तीसरा वाइनिलिक व एलिलिक है। चलो एलिलिक की बात कर लेते हैं। सब जानते हैं वाइनिलिक होता है CH2 डबल बॉन्ड CH यानी कि हेलोजन जो है, X लिख दूं, हेलोजन जो है वो sp2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एलिलिक में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर X, यहां हेलोजन जुड़ा हुआ है आपका sp3 से। तो इसमें हेलोजन अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के गुण होते हैं CX बंध में आंशिक द्विबंध, वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आंशिक द्विबंध के कारण ये कम दूरी पे हो जाएगा, लेकिन यहां पर अनुनाद में इलेक्ट्रॉन पेयर भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए ध्यान रखेंगे, इसीलिए यहां पर ये बंध ज्यादा द्रव्य होगा इसकी तुलना में। तो मोर रिएक्टिव कौन है? एलिलिक। तो ये एलिलिक है, एलिलिक हैलाइड ज्यादा क्रियाशील है। याद रखोगे किससे? वाइनिलिक हैलाइड से। क्लियर? अगला नंबर 4 कि अगर मैं एलिलिक की तुलना करूं बेंजीलिक से, तो इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? तो एलिलिक और बेंजीलिक में बेंजीलिक ज्यादा क्रियाशील होगा इसमें भी। ठीक है, रीजन, इसकी अनुनादी संरचना बनती है कार्बोनाइन की 2 और इसकी अनुनादी संरचना बनती है 5। ठीक है, तो अगला है नंबर 4 एलिलिक व बेंजीलिक। चलो इनमें देख लेते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये एलिलिक है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 X। ठीक है, और ये बेंजीलिक है CH2X। तो यहां से कार्बोनाइन बनेगा ये वाला। ठीक है, जैसे ही X निकलेगा ये वाला कार्बोनाइन बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहां से कार्बोनाइन बनेगा बेंजीलिक CH2, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, CH2 के ऊपर प्लस। इसकी अनुनादी संरचना अगर आप बनाओगे तो देखो सब देखेंगे, ये इधर जाएगा, अनुनादी संरचना केवल 2 बनेंगी, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो 2 अनुनादी संरचना। ठीक है, और इसकी अनुनादी संरचना कितनी बनती है? इसकी बनती है टोटल 5 अनुनादी संरचना। जिसकी जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना बनेगी वो उतना ज्यादा स्थायी होगा। तो इससे बनने वाला कार्बोनाइन इससे बनने वाले कार्बोनाइन की तुलना में ज्यादा स्थायी है। जो कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी होगा वो उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। तो आपका ज्यादा क्रियाशील कौन है? बेंजीलिक हैलाइड। इसी तरह मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था कि एरिल हैलाइड और बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? तो उसका आंसर आएगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ नहीं होता, जो कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं? डिक्रीज कर दे, घटा दे, इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा दे। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, और इस चैप्टर के जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी कुछ रह जाए तो हम कभी ऑफलाइन क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। बच्चों ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इस चैप्टर की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, नई क्लास में नया चैप्टर।
ध्यान रहे इसकी प्रैक्टिस आप करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर करें, इसके जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो सॉल्व करें, और पूरे क्वेश्चन पूरे चैप्टर का बार बार रिवाइज करें। इसी के साथ मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।